आपके नए आवास में प्रवेश के लिए हार्दिक बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया भीतर बताइए। चेंगशी आपके नए निवास के लिए शुभकामनाएं और बधाई बधाई हो। आज तो यहाँ काफी लोग आए हैं। अरे हाँ, कुछ ही दिनों में मेरी माताजी का जन्मोत्सव भोज है, आपको परिवार समेत आना है। ओह, हम नई पीढ़ी के लोग निश्चित ही जन्मोत्सव में उपस्थित होंगे। चीची यहाँ क्यों नहीं आई? वो आने ही वाली थी, पर मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया। उसकी ही गलती थी। कुछ दिन पहले घुड़सवारी करने चली गई थी तो उसे ठंड लग गई। अरे अच्छा, आपकी परी जैसी बेटी कहाँ है? मुझे उससे मिलवाइए। न्याओ न्याओ, चाचा वैन से मिलो। आ जाओ आ जाओ। चाचा वान को प्रणाम। अच्छा बेटा। अरे भाई, मुझे तो लगा कि आप उसके पिता हैं इसलिए इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि आपने इतनी अच्छी परवरिश की होगी। ओह हाँ, ये लो शाओशान, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। ले लो। धन्यवाद चाचा वान। खुश रहो। अभी तो ये बच्ची है, क्या आपका उपहार कुछ ज्यादा ही कीमती नहीं है? अरे क्या कह रही हो? शाओशान को तो उत्तम वस्तुएं ही दी जानी चाहिए, है ना? शाओशान, मैं और तुम्हारे पिता भाई समान हैं। आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। खास करके तुम्हारी माँ डांटे या किसी प्रकार का कष्ट दे। हाँ? तुम मेरे पास आ सकती हो। हाँ। शाओशैंग, यहाँ पर खड़ी मत रहो, जाओ अपने दादी की सेवा करो। खंजर को म्यान में रखो, तुम में जरा सा भी शिष्टाचार नहीं है। हाँ। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव तो बहुत कठोर है। वो तुम्हारे साथ भी नियमों की बात करती है और शाओशान के साथ भी ऐसे ही बात करती है। अगर हर चीज में नियम ही नियम होंगे तो जीवन कितना निरस हो जाएगा, है ना? किसने कहा से जीवन निरस होता है? आज जब मैं बाहर जाता हूँ, लोग अब मेरे स्वभाव का उपहास नहीं उड़ाते। ये सब युआन ही की शिक्षा का ही नतीजा है। प्रतिष्ठित युआन कुल के युआन जोउमू के सुपुत्र युवराज युआन शुभकामना स्वरूप 10,000 की भेंट करते हैं। के युआन कुल से कोई संबंध ही नहीं है। तुमने कब निमंत्रण भेजा था? सरदार, मैंने युआन कुल में आमंत्रण नहीं भेजा। आपकी पदोन्नति को अधिक समय नहीं हुआ, इसलिए मुझे अवसर ही नहीं मिला कि इन उच्च कुलीन परिवारों से परिचय बढ़ा सकूं। हाँ, मैंने सुना है कि युआन शेन लोमड़ी की तरह चालाक है। इस बार वो खुद आया है। वो लोग क्या सोच रहे हैं? मैं भला कैसी कोई योजना बनाने का साहस कर सकता हूँ? युवा स्वामी युआन, मेरे पिता और मार्क्वेस क्विलिंग के बड़े बेटे एक ही आचार्य के शिष्य रहे हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि आचार्य सदैव अपने छोटे शिष्य का गुणगान करते थे। मैं आपके बड़े बेटे का आदर करता हूँ। आज आपके गृह प्रवेश के बारे में सुना तो बिना निमंत्रण ही आ गया। परंतु मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं है। जैसे पिता वैसे ही पुत्र। मैंने सोचा था कि यदि मैं स्वयं आपकी छवि देख पाऊं तो मानो युवराज को देख लेने जैसा होगा। युवराज शान जियान, आपका स्वागत है। मुझे पता नहीं था मेरे बड़े बेटे को इतना सम्मान दिया जाता है। भाई वैन, कृपा कर भीतर पधारिए। तुम्हारी कान की बाली बहुत सुंदर है। ये मेरे पति ने कल ही मुझे दी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा जीवन श्रीमान साथी लियू, मिला। आइए आइए पधारिए। आप इतनी दूर से मेरे इस स्थल पर पधारे, मुझे सच में अच्छा लग रहा है। आप अत्यधिक विनम्र हैं। कृपया भीतर पधारें। चलिए वहाँ चलकर हम श्रीमान लियू को ढूंढते हैं। ये श्रीमान लियू है। इस तरह भैया, इतना आकर्षक पुरुष है। कृपया आप मेरे साथ यहाँ आइए। चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इधर आइए, इसे संभाल कर उठाओ। आओ। सेनापति चेंग की पदोन्नति के कारण बड़ी मालकिन अब और अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रही है। तुमने मुझे मेरे जवानी के दिनों में देखा ही नहीं है। ओह, इतनी सुंदर थी मैं। ऐसा कहा जा सकता है कि मेरी उम्र ही नहीं बढ़ी, पर अब मैं वो कमसिन कली भी नहीं रही। सही कहा ना? सही कहा।
दादी ने वो आभूषण कब बनवाया था? वो कितना भारी है। दादी माँ ने उसे पूरे 2 तोले सोने से बनवाया हाँ, है। तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? कितना अजीब लग रहा है। मैं इतना साहस नहीं कर सकती। अच्छे से बैठो। प्रणाम स्वीकार करें महोदया चैंग। आभार। ये वांगलिंग है, अश्वसेना के प्रमुख वांगचुंग की पुत्री। इनकी माता महारानी की चचेरी बहन है। ये चेंग परिवार को बधाइयाँ देने के लिए यहाँ आई है। ओह, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, परंतु मेरे पिता का सेनापति चैंग से कुछ पुराना संबंध था, तो उन्होंने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया। अच्छा, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे बीच असहज महसूस करो। सुनो यांग, जल्दी जाकर हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। जी। कृपया इस ओर। तो यही चैंग परिवार की जानी मानी चौथी कुमारी है। देखने से ही पता चलता है ये सचमुच अभिमान से भरी हुई है। सच कहा आपने। मैंने सुना है कि वो अत्यंत उद्दंड और अज्ञानी है। इसी कारण दूसरी चाची ने उन्हें कक्ष में बंद कर दिया था और बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी थी। हाँ, पर अब परिस्थिति बदल गई है। अब उसके माता पिता उसके साथ खड़े हैं। आगे चलकर हमारा उसके साथ सामना होगा। दीदी, आज तो तुम स्वयं साक्षी हो। मैंने कुछ भी उद्दंड व्यवहार नहीं किया, परंतु कुछ लोग दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं। यहाँ अधिक बेवकूफ कौन है? मेरी छोटी बहन को मेरी माँ ने पाला पोसा है। माँ उसे सही मार्गदर्शन नहीं दे पाई। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मुझे पता चला कि स्वामी शानजियान भी यहाँ आने वाले हैं, तो अभी तक वो दिखे क्यों नहीं? क्या आप भी स्वामी शानजियान से मिलने आई हैं? बिल्कुल। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब गई थी। सुना कि चैंग भवन में भव्य उत्सव है, तो देखने चली आई। अरे देखो, युवा स्वामी शानजियान आ गए हैं। स्वामी देखो तो शानजियान जरा। ये तो आ गए। मैं कब से इनसे मिलना चाहती थी। मैं जियादोंग के प्रतिष्ठित युआन कुल से हूँ। आपकी सेहत अच्छी रहे। ओह, अच्छा। कुमारी, मुझसे भूल हो गई। इसे तुम ही रखो। दीदी, आंगन में ठंड है, फिर आप बाहर क्यों आई? ये लीजिए, ओढ़ लीजिए, इससे गर्मी मिलेगी। ठंड से मर जाऊंगी, पर उन लोगों के बीच बैठना मुझे स्वीकार नहीं। हर अवसर पर ये मुझे नीचा दिखाते हैं। अब उनसे उलझते मैं थक गई हूँ, तो खुली हवा लेने बाहर आ गई। दीदी, आप उनकी बातों पर ध्यान क्यों दे रही हैं? दीदी, जब आप निकल रही थी, क्या आपने एक युवा स्वामी को आते देखा? मुझे उससे क्या लेना देना? मैं तो बस हवा लेने जा रही हूँ। मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। कुमारी, और कैसी हैं आप? तुम? कुमारी, क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगी?
आपकी उपस्थिति हमारा सौभाग्य है, तो आपका स्वागत कैसे न करती। मेरे पिता और भाई जोजोई भवन में हैं। आप चाहे तो उनसे भेंट कर सकते हैं। परंतु मैं तो आपको ही खोजने आया हूँ। मैंने तो बस आपका दिया हुआ गोला पकड़ा था, जिसे मैं आपको लौटा भी चुकी हूँ। तो अब आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आवश्यक था? रुकिए, आप फिर से मुड़कर जा रही हैं। क्या चैंग परिवार इसी प्रकार से सत्कार करते हैं? क्या ये आपको असभ्य नहीं लगता? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारे परिवार का भी परिचय नहीं, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्या ये गलत नहीं? कोई बात कहनी है तो कह दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे शब्द अपनी तीसरी चाची सांग तक पहुँचा दे। अगर आपको मेरी चाची से कुछ कहना है तो आप स्वयं जाकर कह सकते हैं। इतना घुमा के क्यों बात कर रहे हैं? कुछ ऐसा कारण है जिससे मैं अन्य किसी से कह नहीं सकता, इसलिए मैं केवल आपसे ही निवेदन कर सकता हूँ। यह विषय न अधिक गंभीर है, न ही शीघ्र कहिए। आपने इतनी शीघ्र सहमति दे दी? आप चाची से क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कहिए। कुमारी, उन तक यही संदेश पहुंचा दीजिए। यह सत्य है, परंतु मैंने उसे सत्य मान लिया है। मैं आपका ली महल में इंतजार करूंगा। जब मैं आपको दूर से निहारता हूं, तो वो पल स्वप्न सा प्रतीत होता है। आपके पुराने मित्र का यह निवेदन और कुछ नहीं, बस पवन और जल की ध्वनि जैसा है। बस इतना ही है। कुमारी, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया। क्या आप सरल भाषा में समझा सकते हैं? ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये तो बस एक कविता तो फिर इस कविता में जो अनावश्यक है उसे हटा दीजिए। एक ही वाक्य कहिए। मैं एक वाक्य याद रख सकती हूँ। ठीक है, कृपया ये संदेश पहुंचा दीजिए। तुम्हारा मित्र तुम्हें स्मरण करता है और बस कुछ शब्द कहना चाहता है। समझ गई। क्या? उसे सच में कुछ याद नहीं है। क्या उन्होंने मेरी बुराई की मेरे यहाँ से जाने के बाद? नहीं, स्वामी युआन यहाँ आए थे। अभी उन्हें हमारी चिंता नहीं है। युआन शानजियान को किसने आमंत्रित किया? क्या हमारा कुल युआन कुल से परिचित है? स्वामी युआन के अनुसार उनके पिता और तुम्हारे बड़े भाई एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं। ये तो अत्यंत दूर का संबंध हुआ। ऊपर से मेरे बड़े भाई अभी घर में नहीं है। वो तो हमारे कुल से जुड़ने के लिए वास्तव में बहुत प्रयास कर रहा है। वो हमारे अतिथि हैं। उनकी चुगली करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे अच्छा समझती हो? मैंने स्वामी युआन से बात नहीं की। मुझे कैसे पता वो अच्छे हैं या बुरे? यदि आप उससे बात करोगी तो समझ जाओगी कि वो कैसा है। वो तो बस एक असंयमी और चंचल स्वभाव का व्यक्ति है। ये विषय न अधिक गंभीर है, न ही जल्दी कहिए। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। दीदी, क्या आपने कभी ये कविता सुनी? यह सत्य है, परंतु मैंने उसे सत्य मान लिया है। मैं आपका ली महल ऐसा में कि इंतजार नगर के करूंगा। दक्षिण का कोई महल? जब मैं आपको दूर से हाँ, लाल मंच। तो वो पल स्वप्न सा और प्रतीत क्या होता था? है। आपके पुराने मित्र का ये निवेदन और कुछ नहीं, बस पवन इस और जल की सीमा ध्वनि शांग्रु जैसा। द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। हाँ, शायद। कोई प्रख्यात है क्या? इतनी भी प्रसिद्ध नहीं है, परंतु लोग इसकी कोमल धारा को पसंद करते हैं। इसमें राजनीति का कोई प्रसंग नहीं है, तो लड़कियां इसे पसंद करती हैं।
तुम चिंता मत करो, जैसे ही बड़ी माँ तुम्हें थोड़ा और सिखा देंगी, तुम भी सबकी तरह विद्वान हो जाओगी। कोई आवश्यकता नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, सिखाने की आवश्यकता नहीं। तुम सच में उत्तम हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतना महंगा मैं नहीं खरीद सकता। हाँ। आप सही से मोल भाव लगाइए। सामान को लेकर जाओ। आपको लगता है कि इसका इतना भाव होना चाहिए? यहाँ से क्या बात कर रहे हो? बहुत ये अच्छा तो माल है। बेशकीमती लगता है। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि चेंग कुल की युवती पधारे। ये नहीं कहा कि तुम्हें बुलाया है या मुझे। स्पष्ट है बुलावा आपका ही है। मैं तो आपके कारण भाग्यशाली बन गई हूँ। यदि वांग लिंग ने आपको राजकुमारी युचांग के जन्मोत्सव पर नहीं बुलाया होता तो माँ मुझे आपके साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। राजकुमारी के लिए तोहफा लेते हैं। ये लालटेन कहाँ से लेकर आए? महासेनापति, मैंने ये बाजार से खरीदा है। कई मेहमानों ने लालटेन खरीदे थे ताकि वो आकर उनकी पहेलियां बुझा सके। चलो, मैंने जांच कर ली है। ये लालटेन राजकुमार श्याओ के पास है, उससे अलग है। इतना बड़ा उपद्रव करने के बाद वो लालटेन यहाँ छोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम तुरंत पहचान लेंगे। उन्होंने हर हाल में प्रमाण नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। यह सिद्ध करता है कि हमारी जान सही दिशा में थी। राजकुमार श्याओ के पिछले 6 महीने के खर्च को लेकर कोई और सुराग मिले हैं क्या? जैसा आपने अनुमान लगाया था, इन कुछ महीनों में राजकुमार श्याओ के पास पर्याप्त धन नहीं है राजधानी में अपने जीवन यापन के लिए, परंतु इन्हीं महीनों में धन खर्च करने में वो अत्यंत उदार रहे हैं। वो यात्रा, मदिरा और मनोरंजन में लिप्त रहा है। क्या उसके पास कोई भूमि भी है? उसके पास नगर में कुछ दुकानें हैं, पर व्यापार में उतना निपुण नहीं। इसी कारण अपनी सारी पूंजी गवा दी। साल के आरंभ में दुकानों को किराए पर देने का भी सोचा, पर अंत में एक भी दुकान किराए पर न दे सका, बल्कि अतिरिक्त धन लगाकर उसने और दुकानें खोल दी। गोदाम अधिकारी डोंग और शू जिंगजोंग ने आधा वर्ष व्यापार किया और उसी अवधि में राजकुमार शाओ धनी हो गया। इस बात को कौन मानेगा कि इनका कोई संबंध नहीं है? व्यवधान उत्पन्न करने के लिए लोगों को भेजो शाओ राजकुमार की दुकान में। हमें उनके धन स्रोत को पूरी तरह रोकना होगा। यदि उन्हें धन की आदत हो गई होगी तो वो साधारण जीवन सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दोबारा जोखिम जरूर उठाएंगे। अगर उसने सह अपराधी से दोबारा संपर्क किया तो हमें अवसर मिलेगा उस व्यक्ति को खोज निकालने का। क्या वो रथ चेंगकुल का है? युवराज, कुछ तो गड़बड़ है। महोदया चुनियो भवन आई है। हमें तुरंत लौटना होगा। कुमारी, हम पहुंच चुके हैं। महोदया, हम कब से आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये सराय सेनापति ने स्थापित की थी? जी हाँ। हमारे स्वामी दूर की यात्रा करके आए हैं, कुछ चीजों की जरूरत है। क्या हमें कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं? कृपया मेरे साथ चलिए। स्वामी युआन, बाहर काफी ठंड है, अंदर आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ। युवा स्वामी युआन, कई दिन हो गए आपको देखे हुए। मेरे बड़े भाई आपको याद कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि आप कब मिलेंगे चर्चा करने के लिए। आप शायद गलत समझ रही हैं। यह सत्य है, परंतु मैंने उसे सत्य मान लिया है। मैं आपका ली महल में इंतजार करूंगा। मैं आपको दूर से निहारता हूँ। उस दिन जब मैंने कहा कि हम दोबारा बात करेंगे, वो एक शायरी थी, कविता नहीं। अच्छा ठीक है, शायरी।
शायरी। आज का दृश्य अत्यंत मनोहर है और मेरे पास काफी समय है, इसलिए चाहता हूँ कि किसी के साथ शायरी के बारे में बात करूं। मैं सोच रहा हूँ कि मिस चेंग इस समय उपलब्ध है थोड़ी बातचीत के लिए। स्वामी युआन, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं कई दिन से आपका इंतजार कर रहा था, पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप भूल गई कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी तीसरी चाची को संदेश पहुंचाए? मुझे कभी आपको संदेश नहीं पहुंचाना था, तो इसमें भूलने या ना भूलने की क्या बात हुई? क्या आपको पता है किसी को वचन देने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल सही। मैंने वचन पूरा नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने न कोई वचन दिया था न लिया था। संसार की हर बात में लोग या तो प्रार्थना करते हैं, धमकी देते हैं या किसी चीज का उपयोग करते हैं। क्योंकि आप सभ्यता पूर्वक नहीं बोल रही हैं, तो मेरे पास अन्य तरीके भी हैं। डर गई? चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मेरी कुछ प्रतिष्ठा है। यदि आप मेरे लिए संदेश पहुंचाने को तैयार हैं, तो मैं भविष्य में आपके लिए कुछ कर सकता हूं, एहसान चुकाने के लिए। क्या कहा? कुछ भी? सिवाय बगावत की साजिश करने के, वचनों को तोड़ने के और आपसे विवाह करने के, बाकी सब कुछ स्वीकार है। मैंने कब कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें? मैंने कब कहा कि आपसे विवाह करना चाहती हूँ? आपने मुझसे विवाह करने की इच्छा नहीं जताई। ये मेरे लिए वास्तव में आश्चर्यजनक है। आपने संदेश पहुंचाने में देरी की। क्या आप मुझे इंतजार नहीं करवा रही थी ताकि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सके? अगर आप वास्तव में मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, तो आपने जल्दी से संदेश क्यों नहीं पहुंचाया सांग महोदया तक? अगर ऐसा हो गया होता तो उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं मिलते। सही कहा युवा स्वामी युआन, ये मेरी गलती है। आपकी अभी अभी कही हुई बात ने मुझे अचानक सब कुछ समझा दिया है, वो भी अच्छे से। मुझे मदद करने के लिए कहा गया है तो मैं जरूर करूंगी। चलिए ऐसे करते हैं, जब मैं आज लौटूंगी आपका संदेश पहुंचाऊंगी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मेरी देरी के लिए मुझे क्षमा करें। अब से हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं। यदि फिर से संदेश पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? यदि चाची को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपका संदेश पहुंचाऊंगी। मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर चाची को पसंद नहीं है, निश्चित रूप से बड़ों का सम्मान करूंगी। स्वामी युआन, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है। तुम लोग जो पास के प्रहरी हो, सेवा करते समय पूरी सावधानी रखो। सेनापति के आवास तक जाते हुए ठंडा और उदास वातावरण था। खाना पकाने के लिए आग तो छोड़ो, कुछ फूल और पौधे तक नहीं है। यहाँ कोई निजी दासी तक नहीं। अच्छा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? मुझे शांति पसंद है, फूल और पौधे पसंद नहीं। जी शेंग, अब समझ आया तुम्हारे चारों ओर कठोर और सख्त लोग क्यों हैं। उन्हें इन चीजों की समझ नहीं है। जैसा मुझे दिखाई देता है, तुम्हारे आवास में सब कुछ है, लेकिन इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन कुछ भी हो, हम एक परिवार हैं। तो क्या मैं नहीं आ सकती? हम वाकई में एक परिवार हैं। आप और मार्क्वेस चेंग यांग चचेरे भाई बहन हैं। जब मैं बच्चा था, आपको बुआ कहकर बुलाया करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब मैं और मेरी माँ बाहर भटक रहे थे, तब आप मार्क्वेस चेंग यांग के बिस्तर तक पहुंच गई और उनकी दूसरी पत्नी बन गई। ऐसा करते करते हम सच में एक परिपूर्ण परिवार बन गए। भले ही तुम अपने माता पिता से नफरत करते हो, लेकिन खुद को दुखी मत बनाओ। राजकुमारी यूचांग तुम्हारे प्रति बहुत स्नेह रखती है। तुम्हें इस सुंदर संयोग को संजो कर रखना चाहिए, समझे? कुछ ही दिनों में राजकुमारी का जन्मदिन है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए।
मेहमान को विदा करो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं चलती हूँ। युवराज, राजकुमारी यूचांग के जन्मदिन में क्या हमें जाना चाहिए? उन्होंने विशेष रूप से निमंत्रण भेजा है। 10 दंडों की सजा भोग कराओ। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्या मैंने कोई गलती की है? अगर तुम्हें अपनी पीठ बचानी है तो तुम्हें अपने हाथों को संभालना होगा। मैंने ये कदम आखिर क्यों नहीं उठाया? मिस्टर यांग। हाँ, युआन शानजियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। अगर तुम सहमत हो तो मैं अपनी बहन की जन्मतिथि की जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, पूरी राजधानी का जायजा लेने के बाद कोई भी युवा महिला नहीं है जो मेरी छोटी बहन से अधिक योग्य हो। क्या ये वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी? क्या तुम मेरे साथ मित्रता नहीं रखना चाहते? तुमने मुझे किताब दी तो स्वाभाविक है मैं भी तुम्हें कुछ लौटाऊं। मैंने कुछ जगहों पर गलतियां चिन्हित की हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अध्ययन में अधिक मेहनती रहो और दूसरों के विवाह में हस्तक्षेप करने में कम समय व्यर्थ करो। तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैंने सुना है कि यांग सिकोंग राजधानी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। उनकी छोटी बहन बेहद सुंदर, शांत और कोमल स्वभाव की है। वो प्रतिभाशाली और आकर्षक दोनों हैं। तुमने उसे गुस्से में क्यों जाने दिया? कोई बात नहीं, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो शर्म से किसी को कुछ नहीं कहेगा। युवराज महोदया भी तुम्हारे विवाह में दिलचस्पी नहीं लेती, तो मुझे इस विषय का जिक्र नहीं करना चाहिए। पर मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है और मैं हमेशा तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। युवराज, अब तुम 21 साल के हो चुके हो, क्या तुम्हारा विवाह करने का इरादा नहीं है? किसने कहा हर किसी को विवाह करना चाहिए? पिताजी और माँ 20 साल से विवाहित हैं, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन इतना उबाऊ है तो मैं विवाह नहीं करना चाहता। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो युवराज के लिए इतनी रोचक हो कि वो उससे विवाह करना चाहे? अगर वास्तव में मुझे कोई मिलती है तो मेरा उससे विवाह करना अनिवार्य है। एक कुलीन परिवार के लिए विवाह बस सजावट के समान है और किसी महिला के लिए समाज में पदोन्नति का साधन है। और मेरे लिए जो मैंने बचपन से देखा है वो ये है कि वो बस परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। जिसका कोई लाभ ना हो, चेहरे से भी नर्म है। अगर ये बातें नहीं करोगे तो शायद चोट नहीं आएगी। ऐसा हुआ तो माँ चिल्लाकर नगर की दीवारें गिरा देंगी। मेरा हर अंग तुम्हारा है। चेहरे पे चोट देना मामूली बात है। अगर तुम मेरे चेहरे के साथ कुछ भी करना चाहो तो भी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चाची, 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 मुझे आपसे कुछ कहना है। चाचा, क्या आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएंगे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं व्यस्त हूँ? इतनी क्या जरूरी बात है तो बाद में नहीं कह सकती? इन्हें अनदेखा करो और यहाँ आओ। जो भी बात है बेझिझक कह दो।
कोई बात नहीं, कह दो। ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्हें ना पता हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। अब जल्दी बोलो। एक आदमी है युआन नाम का, चाहता है कि मैं चाची तक एक संदेश पहुंचाऊं। उसने एक लंबी और उलझी हुई शायरी बोली। मुझे उसमें कुछ याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि पुराना मित्र तुम्हारी चिंता करता है, उससे कुछ बातें करना चाहता है। पुराना मित्र? वो खुद क्यों नहीं आया? तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? क्या युआन शानजियान वो छोटा शिष्य है जो उस साल आया था? छोटा शिष्य? हाँ, वही तो है। वो क्या चाहता है? अब मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे भी उसने बस इतना ही कहा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें करनी है? ऐसी कौन सी बातें हैं भला? मैंने तो उसे 10 साल से देखा भी नहीं। अब याद आया मुझे, शायद इसीलिए कि कुछ समय पहले मुझे जुकाम हो गया था। आप मेरे लिए हर जगह वैद्य ढूंढ रहे थे, तो उसने सुन लिया होगा। तो ये बात है। लेकिन तुम्हारी खांसी तो ठीक हो चुकी थी, फिर भी वो तुम्हारी चिंता क्यों कर रहा है? मैं अभी आती हूँ। ये लो। कृपया ये उसे दे देना। चाची, क्या बस इतना ही लिखेंगी? अपना नाम नहीं लिखेंगी? उसे मेरी लिखावट पता है, इसलिए जरूरत नहीं। चाची, क्या आप हमें नहीं बताने वाली इसके पीछे की कहानी? उदाहरण के लिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसके और आपके बीच क्या हुआ? ये एक बहुत लंबी कहानी। कोई बात नहीं। लंबी कहानी है तो आप धीरे धीरे बता सकती हैं। मैं पूरी कहानी सुनने के लिए धैर्य रखूंगी। बताइए। जब लोग कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है, तो वो लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर आप बात नहीं करना चाहती। लेकिन चाची, क्या मुझे बता सकती हैं कि वो युआन नाम का व्यक्ति खुद आपके पास क्यों नहीं आया और मुझे संदेश पहुंचाने क्यों भेजा? मैंने कभी ये किसी से कहा था, चाहे वो तुम हो, तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे शिष्य, वो मुझे दोबारा मिलने ना आए और ना ही पत्र या कोई संदेश भेजे। मैंने ये गुस्से में कहा था जब मैं कुंवारी थी, लेकिन वो व्यक्ति बहुत जिद्दी था और उसने ये मान लिया। वैसे ये बताओ कि तुम और युआन शानजियान कैसे मिले? ये एक लंबी कहानी है। शैतान लड़की। क्या तुमने कुछ पता लगाया अब तक, जिसके बारे में मैंने तुम्हें जांचने के लिए कहा था? चेंग परिवार की कुमारी अपनी ही दुकान पर गई है जन्मदिन का तोहफा लेने। राजकुमारी यू चैंग ने भी चेंग परिवार को निमंत्रण भेजा है। चौथी कुमारी चेंग के बारे में किसने पूछा? मैं राजकुमार श्याओ के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या वो हाल ही में तियान परिवार के भोजनालय में आए थे? हमारी नजर शियाओ पर है। वो लगातार सेनापति हे की बेटी हे जाओ जून के साथ है। गोदाम प्रमुख डोंग निर्वासित है। शू जिनजांग ने आत्महत्या कर ली। अगर राजकुमार शियाओ लंबे समय तक हथियारों के व्यवसाय में लगे रहना चाहते हैं, तो उन्हें हथियार कहीं और से ढूंढने होंगे। अगर वो सेनापति ही के दामाद बनते हैं,
तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए हथियार प्राप्त करना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सेनापति ये उसके साथ मिलकर काम करें। राजकुमार योंग केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त करते हैं जो उनके करीब है, इसलिए उनका बेटा भी दूसरों के बारे में उसी तरह सोचता है। इस उम्मीद में कि सेनापति ही भी ऐसा ही करेंगे। क्या हमारे पास वो निमंत्रण है जो राजकुमार युचांग ने भेजा था? राजकुमार युयांग के आवास पर भी चलते हैं। मैंने तो वो उस समय ही फेंक दिया था। तो फिर युवराज, आपने तो कहा था कि आप नहीं जाएंगे। सेनापति और राजकुमार युयांग पुराने मित्र हैं। ही जाओ शुन अवश्य राजकुमार युयांग के आवास पर जाएंगे राजकुमार युचांग का जन्मदिन मनाने के लिए, और राजकुमार श्याओ हमेशा उसके साथ रहता है, तो वो भी वहां अवश्य जाएगा। अफे, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई है? हाँ, पीठ पर सिर्फ 10 प्रहार हुए थे, मैंने दवाई लगा दी है, अब दर्द नहीं है। ठीक है, तो फिर 10 और प्रहार सह लो। क्यों? तुमने निमंत्रण पत्र फेंक दिया। 10 प्रहार के लायक काम नहीं है ये। अगर तुम निमंत्रण पत्र वापस ढूंढ लो तो ये सजा माफ कर दी जाएगी। चलो। वाह, इनका आवाज कितना विशाल है। दीदी, आपकी पोशाक बहुत सुंदर है। मुझे लगता है शाओशान की सुंदरता और अदाएं कुलीन परिवारों की लड़कियों से कम नहीं। यांग यांग भी अच्छी है, वो कोमल और आत्मविश्वासी है। सही कहा। अगर कोई कहे उसके साथ अन्याय हुआ तो इसका दोष आप पर नहीं जाएगा। शाओशान, यहाँ वहाँ मत भागो। वो कौन है? लगता है उसने अपने सारे गहने पहन लिए हैं। वान चीची, वो वान परिवार की 10वीं, भाई वो परिवार की कितनी बेटी है? 10वीं? 13वीं। 13वीं? असल में वान चीची परिवार की सबसे छोटी बेटी है, लेकिन वो हमेशा खुद को राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित मानती है, हमेशा दूसरों से अधिक भव्य रहती है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? चेंगसोंग, चेंग शाओगोंग। नमस्ते चाची जी। ये दोनों बहनें जरूर शाओशांग और यांग यांग होंगी। तुम दोनों इतनी साधारण पोशाक में क्यों हो? मैं किसी से कह के कुछ सुंदर पोशाकें भेज दूंगी। साधारण पोशाकें भी ठीक है, ये हमें और कोमल दिखाती हैं। हाँ बिल्कुल। इस बाग के अड्डे में तुम्हें कोमल दिखने की क्या जरूरत? चलो, बड़ी दीदी तुम्हें नए कपड़े दिलवाएगी। हो गया। मुझे लगता है अभी भी कुछ कमी रह गई। देखूं तो अब चीची, क्या ये आपका जन्मदिन का उपहार है राजकुमारी युचांग के लिए? तुम्हें क्या करना है? मेरे पास बहुत है, ये अच्छा लग रहा है। अब तुम और भी सुंदर लग रही हो। संभल कर आइएगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चाची जी, क्या मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर? आप जा सकते हैं। चलो मेरे साथ। दीदी तुम्हें कुछ मजेदार दिखाएगी, तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। क्या तुम्हें यकीन है वो चैंग परिवार की चौथी कुमारी है जिसने उस रात मेरी योजना बर्बाद की? हाँ, ये वही है। अगर वो नहीं होती तो राजकुमारी और सेनापति लिंग की प्रेम कथा पूरी राजधानी में फैल चुकी होती। राजकुमारी, आज आप बस देख सकती हैं मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, ताकि आपके लिए बदला ले सके। चलो। हम कहाँ बैठे? यहाँ खाने की कितनी चीजें हैं।
河彼岸，为谁而航？沧海醒过来，多少悲离似山脉，当灯下又为此拽门一关不住心怀。生平苦与难，坐谈自指点未来，你我将会同在一片星海，也驰骋山阳平凡。山